ये दुष्प्रचार यहीं समाप्त नहीं होता। इस आंदोलन के केंद्र में किसानों की दो बड़ी मांगे हैं। पहली है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म ना किए जाने की मांग, और दूसरी है सरकारी मंडियों को समाप्त ना किए जाने की मांग। इसलिए इस विषय को आज पूरे देश को पहले समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग आपको बहकाना शुरू कर दें। विषय को समझिए ताकि आप अपने तर्क बना सकें। सच यह है कि सरकार ना तो एमएसपी समाप्त करना चाहती है और ना ही नए कृषि कानूनों में मंडियों को समाप्त किए जाने का कोई भी प्रावधान है। यानी ये जो दोनों अफवाहें हैं ये झूठी हैं। ना तो मंडियां समाप्त हो रही हैं और ना एमएसपी समाप्त हो रहा है। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों की प्रति महीने औसत कमाई आप जानते हैं कितनी है? सिर्फ 6,400 रुपए। एक महीने की कमाई, औसत कमाई किसानों की है 6,400 रुपए। यानी इनकी औसत सालाना कमाई सिर्फ 77,000 रुपए है। अब आप सोचिए, साल में जो व्यक्ति 77,000 रुपए कमाता हो, जो परिवार कमाता हो, वो क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा? हमारे देश में 86% किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और आज हम कहना चाहते हैं हम इन्हीं किसानों के साथ हैं। हम किसानों के इस वर्ग के साथ हैं। हम इस वर्ग के किसानों की आवाज उठा रहे हैं। और यह बात बड़े किसानों को, बड़े जमींदारों को, आड़तियों को अच्छी नहीं लग रही। यह बात दलाली करने वाले लोगों को अच्छी नहीं लग रही। हम इन किसानों के साथ हैं और इनकी संख्या है कुल किसानों में 86%। भारत में इस समय सिर्फ 0.339% किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स चुकाने के लिए क्वालिफाई भी करते हैं, इनकम टैक्स चुकाने की योग्यता रखते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि किसानों की जो आय होती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन ये तो सोचिए कि कितने किसान इस लायक हैं कि वो इनकम टैक्स देने की हालत में भी हों। 1% से भी कम, 0.5% से भी कम ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स देने के लिए क्वालिफाई भी करते हैं, सिर्फ 0.39%। और यही 0.39% किसान बड़े किसान हैं और यही एजेंडा सेट करते हैं छोटे किसानों के लिए भी। और इन किसानों के पास औसतन कम से कम 15 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से भी ज्यादातर लोग असली किसान हैं ही नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कागजों पर खुद को किसान बताते हैं और फिर अपनी आय को कृषि से हुई आय बताकर इनकम टैक्स पूरा के पूरा बचा लेते हैं। इनमें बड़े बड़े अमीर लोग हैं। आपने कई बार सुना होगा, हमारे देश में कई फिल्म स्टार्स भी ऐसे हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं। क्यों बताते हैं? इनकम टैक्स बचाने के लिए। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े नेता, जो अपने आप को किसान बताते हैं, और बहुत सारे उद्योगपति भी ऐसे हैं जो किसान ही बने हुए हैं। हमें इनमें से किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस तरफ है। लेकिन ऐसा क्या है कृषि में कि बड़े बड़े लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं सरकारी कागजों में? इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स बचता है। भारत के 52% किसानों पर औसत कर्ज का बोझ 1,04,000 रुपए है। 52% किसान यानी आधे से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। यानी किसानों की औसत सालाना कमाई से ज्यादा उन पर कर्ज है। कमाई कम है, कर्ज ज्यादा है। देश में सिर्फ वर्ष 2019 में ही 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी और इनमें से ज्यादातर किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुके थे। बिचौलियों की वजह से हमारे किसानों को किसी भी अनाज के बाजार मूल्य का सिर्फ 10 से 23% ही मिल पाता है। यानी अगर बाजार में चावल की कोई किस्म 100 रुपए प्रति किलो पर आप खरीदते हैं तो किसान को अधिकतम उसमें से 100 रुपए में से 23 रुपए ही मिलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5% है। कभी आपने सोचा है क्यों? एक सर्वे के मुताबिक भारत के गांवों में 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 1% ही किसान बनना चाहते हैं। देश के 76% किसान कृषि के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं, वो अब किसान नहीं बने रहना चाहते। इसकी एक बड़ी वजह कृषि में कमाई का लगातार कम होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद भी किसान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में हर 3 में से 1 सांसद किसान है और फिर भी किसानों की यह हालत है। फिर भी किसान आज सड़क पर है और नेता अपने शानदार बड़े बड़े बंगलों में आराम से बैठकर टीवी पर आंदोलन की खबरें देखते हैं और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं।
आंदोलन कर रहे किसानों को यह डर है कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने वाली है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। इसे आप 2 पॉइंट्स के जरिए समझिए। पहली बात यह है कि सरकार सरकारी राशन की दुकानों के जरिए गरीब लोगों तक मुफ्त या बहुत सस्ती दर पर अनाज पहुंचाती है। इसे आप पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पूरी दुनिया का। इसके लिए सरकार किसानों से ही अनाज खरीदती है और यह खरीद ज्यादातर मौकों पर एमएसपी पर ही होती है। लॉकडाउन के दौरान भारत के करीब 80 करोड़ लोगों को इसी पीडीएस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया गया था, 80 करोड़ लोगों को। और यह पिछले 8 महीने से सरकार कर रही है। सरकार की कोशिश होती है कि वो पीडीएस के लिए कम से कम 6 महीनों तक का अनाज स्टोर करके रखे, और यह सारा अनाज सरकार एमएसपी पर खरीदती है। ऐसे में इस व्यवस्था के खत्म होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि यह खरीद सरकार की तरफ से ऐसे ही जारी रहेगी। इसी तरह भारत में राइट टू फूड भी लागू है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त अनाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और इसके लिए भी सरकार किसानों से ही अनाज खरीदती है और आगे भी खरीदती रहेगी। दूसरी बात यह है कि सरकार देश की संसद में इस बात को कह चुकी है कि उसकी एमएसपी समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। कोई भी सरकार संसद में कही गई बात या किए गए वादे से मुकर नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खिलाफ कानूनी मुकदमा चल सकता है और सरकार गिर भी सकती है। अब देश के लोगों को और किसानों को यह सोचना चाहिए कि जब लोग उद्योगपतियों द्वारा तय किए गए एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर विश्वास करते हैं और उसी पर आधारित वो दाम देते हैं, तो फिर सरकार द्वारा तय एमएसपी से किसी को क्या समस्या हो सकती है। लेकिन यहां सरकार को भी एक काम जरूर करना चाहिए, यह हमारा सुझाव है, और देश भर के किसान भी सुने, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। सरकार को यह काम करना चाहिए कि वो एमएसपी को उसी तरह से कानूनी मान्यता दिला दे जैसे एमआरपी को हासिल है। आपने देखा होगा, आप बाजार में कोई भी चीज खरीदिए, हर चीज के पैकेट पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यह लिखा होता है कि इससे ज्यादा का आप बेच नहीं सकते। इसी तरह एमएसपी को भी यही दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर देश में एक आलू के चिप्स का पैकेट या एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल एमआरपी पर बिक सकती है और उद्योगपतियों तक एक तय मुनाफा पहुंच सकता है, तो फिर किसानों की फसल की कीमत हमेशा के लिए फिक्स क्यों नहीं हो सकती। तो क्या एमआरपी की तरह हम एमएसपी को भी फिक्स कर सकते हैं? फिलहाल तो एमएसपी की स्थिति भी ऐसी है कि भारत के सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं, सिर्फ 6%। 94% किसानों को इससे भी कम कीमत पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यानी ये जो 94% किसान हैं जो कि एमएसपी से भी कम पर अपनी फसल बेच रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमएसपी कितना भी हो। इसका मतलब एमएसपी फॉलो नहीं हो रहा। सरकार को अब यह करना है कि ये जो एमएसपी है, ये इस तरह इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए कि ये सब पर लागू हो जाए। एमएसपी का अर्थ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इससे होता यह है कि फसल के दाम जरूरत से ज्यादा गिर जाने पर भी किसानों की लागत निकल आती है और उन्हें कुछ ना कुछ मुनाफा भी हो जाता है। फिलहाल भारत में 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, सिर्फ 23 फसलों पर, सब पर नहीं है। लेकिन इनमें से मुख्य फसलें हैं गेहूं और धान, और यह व्यवस्था वर्ष 1966-67 के दौरान लागू की गई थी। तब भारत में अक्सर अनाज का संकट हो जाया करता था। तब आपको याद होगा सूखा पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि की टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा और एमएसपी की व्यवस्था पहले से चल रही थी, इसलिए सरकार को ज्यादा मात्रा में फसल किसानों से खरीदनी पड़ती है। कई बार ये किसानों से ली गई फसल जरूरत से ज्यादा होती है। इसे स्टोर करके रखने पर सरकार को काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है और फसल खराब हो जाने की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी की जगह सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर जमीन के हिसाब से 10,000 रुपए की राशि देने लगे। यानी मान लीजिए आपने ये तय कर दिया कि 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाएगा, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। देश भर में इसे लागू करने का जो पूरा खर्च है वो होगा 1,97,000 करोड़ रुपए के आसपास, और ये एमएसपी पर आने वाले खर्च के लगभग बराबर ही है। इस व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि वैसे भी भारत में ज्यादातर किसान एमएसपी से बहुत कीमत पर ही अपनी फसल बेच पाते हैं। किसानों को तो वैसे भी एमएसपी से नीचे ही फसल बेच रहे हैं।
और इससे किसानों को नुकसान भी होता है। जबकि ये नई व्यवस्था के तहत किसान जिस दाम पर चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं और 10,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं।